काम की वजह से सभी लोग सुने। मैं वो टॉपिक करूँगा, लेकिन ध्यान से ये समझो। तुम लोग अगर ये नहीं जानते घर पे क्या पढ़ना है तो पहले वो समझेंगे, कैसे पढ़ना वो भी समझे, और कितना पढ़ना वो भी समझो। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत क्लियर कट है कि अगर हमारे 10 में 90 आते हैं तो 12 में 90 लाना एड़ी चोटी का जोर है। बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क है। और जो 10th के यहाँ पे अगला वजह 10वीं बहुत कठिन है, तो ये उनसे दूर रहना। जिसको 10वीं कठिन लगते वो 12th में तो मर जाए घुट के। ध्यान से बात समझे। तुम्हारे पास में बेसिकली मेन 3 चीज़ हैं, सबके पास में बेसिकली कॉमनली 2 चीज़ें, पहला फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री। मैं तुम्हारे उस टॉपिक पे आ जाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब PTMs होती हैं तो सबकी कुछ कॉमन समस्याएं होती हैं, पेरेंट्स की नहीं, बच्चों की। पढ़ूँ तो सही, पर क्या पढ़ूँ मुझे ये तो समझाओ कोई। ठीक है, वो ध्यान से देखें। अगर तुम लोगों के सामने ये वाली प्रॉब्लम है, साहब मैं पढ़ने को तैयार हूँ पर पता ही नहीं है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना, नंबर आएंगे कैसे, मुझे कैसे लगेगा अपने ऊपर भरोसा हो जाए कि साहब नंबर आ सकते हैं मेरे, तो भरोसा बनाने वाली बात सुनो। इस पूरी कहानी में सबसे ईजीएस्ट है केमिस्ट्री। तो में से बहुत से लोग मानने को तैयार नहीं है, पर ये बात ना तो अपने सीनियरों से पूछना, वो तुम्हें जवाब देंगे। PCM में सबसे आसान केमिस्ट्री। कितने नंबर ला सकते हो? पूरे 100 में 100। हाँ, बिना किसी झिझक के। MCQ भी गलत नहीं होंगे, लेकिन उसको करने का सबसे पहला सिस्टम, सबसे पहली काम की चीज़, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे वो नोट्स कहलाते हैं, उनको रिवाइज करना, लिख के 10, 20, 30, 40, 50 बार जितनी बात कर सकते हो। पहली चीज़ तो वो। उसके बाद में दूसरी काम की चीज़ और द मोस्ट इम्पोर्टेंट काम की चीज़, सबके पास में NCERT की बुक होनी चाहिए, केमिस्ट्री की दोनों पार्ट। और NCERT की एक्सरसाइज में लगभग 50-50, 60-60 क्वेश्चन होते हैं भाई। जो इनको रट गया ना, बस बात खत्म। इसमें 100% नंबर है, 100 में से 100, 100%। बस 2 मेन चीज़ फॉलो करनी है कि तुम लोग बस केमिस्ट्री के नोट्स जो तुम लोग बनाओगे, जो तुम्हारे पास होंगे, उन्हें रिवाइज रखो, और बस NCERT एक्सरसाइज करो। कभी भी एक प्रोसेस को फॉलो मत करो कि पहले याद करेंगे उसके बाद सवाल करेंगे, नहीं। हमने चैप्टर का 10-20% हिस्सा पढ़ लिया, अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर लिए, फिर अगला पढ़ लिया, फिर क्वेश्चन कर लिए, फिर अगला कर लिया, फिर कर लिए। ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर याद कर लिया अब पूरे चैप्टर के सवाल पूछेंगे। हल्का हल्का पढ़ के चलाते चलो। और मोस्ट इंपोर्टेंट सभी के लिए वर्ड है रेगुलरिटी। इसी कहानी सबके नीचे लिखी जाएगी, रेगुलरली डेली 1-1.5 घंटा केमिस्ट्री में ध्यान दो। कुछ कठिन नहीं है, NCERT बोर्ड वगैरह कोई कठिन चीज़ें नहीं होती हैं। रेगुलरली डेली 1.5-2 घंटे तक इसको लगाओ। फिजिक्स में हाँ भाई, इसमें कुछ भी बोलना कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कैसे बोला जाए इसके बारे में। पहली चीज़ तो भाई मोस्ट कॉमन पॉइंट, नोट्स एंड रिवीजन, दैट्स इट। और इसका रिवीजन इससे लगभग दुगना तिगना बार, बहुत बार प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी तुम्हें। इसमें रिवीजन करने का एक्चुअली मतलब क्या वो समझो। रिवीजन करने का सबसे पहला मतलब है लर्न, जितनी डेफिनेशन उन्हें याद करें। और दूसरा जो काम का मतलब है इस पूरे सिस्टम में, दैट इज डेरिवेशन की प्रैक्टिस, डेरिवेशन की प्रैक्टिस। और अपने पास में इसका दूसरा पॉइंट है, दैट इज टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल। और टॉपिक भी वही जो पेपर में आते हैं, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स। इनको करने के लिए सबके पास में 1-2 किताब एक्स्ट्रा होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहली प्रेफरेंस हो सकती है सभी में से, अगर जिनके पास में भी हो जाए, वो मॉडर्न एवी से एक्सचेंज करते जाकर एक दूसरे से ऐसा रोजा उठा सकते हो और तदीप ले सकते हो। कोई सी भी किताब उठाएं, लेकिन टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करें हल्के फुल्के। मतलब ऐसा मान लो तुमने किसी एक टॉपिक में से 5 या 10 क्वेश्चन कर लिए, वो तुम्हें याद हो गया, इसको ऐसे, लेकिन डेली। तीसरा पॉइंट सबके साथ वही रहेगा, रेगुलर। और मोस्ट इंपोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। इस पूरी कहानी में टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं होती दुनिया में। कोई टाइम नहीं है, कितने घंटे पढ़ना है, कितने भी घंटे नहीं पढ़ना है। जब तक पढ़ सकते हो पढ़ो, सीधी बात है। जब समय मिला तब पढ़ो, 10 घंटे 12 घंटे, कोई पैरामीटर नहीं होनी चाहिए, घर में घड़ी नहीं होनी चाहिए, समय का पता ही न चले। कुल मिला के बात ये, इसके लिए सबके पास में सबसे पहली प्रायोरिटी बेसिक चीज़, सबसे बेसिक चीज़, सबसे बेसिक है NCERT। NCERT को रिवाइज करना सबका अधिकार है और उसका उपयोग करें। कम से कम 8-10 बजे तक सवाल ना आ जाए। और दूसरा इसके अंदर टुगेदर विद में एक चैप्टर वाइज बुक आती है। टुगेदर विद की चैप्टर वाइज आती है, तुम्हें वो लेनी है तो लो, नहीं तो मैं भेजता रहूँगा सारी PDF। कहीं ना कहीं PDF में वो मजा नहीं होता, इस वजह से मैं तुमसे कह रहा हूँ इस पूरी कहानी को ध्यान रखें कि तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अंदर कौन से सिस्टम हैं, उसको ध्यान रखो। रेगुलर रेगुलर रेगुलर। अब लोग ये कहते हैं कि साहब डेली मैं कैसे पढ़ लूँगा, मैं 2 से 3 घंटे यहाँ लग गए, दोस्ती यहाँ लग गए, दोस्ती यहाँ लग गए, 9, 10, 12 घंटे कहाँ से लाऊंगा दिन में। तो उनके लिए बहुत सिंपल सिस्टम ये है कि भाई एक काम कर,
दिन में टोटल एक हफ्ते में टोटल 7 दिन है, तो 7 दिन में अल्टरनेटिव प्लान बना, फिजिक्स मैथ, केमिस्ट्री मैथ और पीसीएम्स, और जिनके पास में नहीं है उनके लिए इजी है फिजिक्स केमिस्ट्री और दूसरा फिजिक्स बायो। इस सिस्टम को फॉलो करो, मतलब डेली 2 से 3 घंटे, मतलब आज मंडे है तो आज 3 घंटे इसको पढ़ लिया, 3 घंटे से, कल 3 घंटे से, 3 घंटे से, एक सब्जेक्ट कॉमन चलने दो जो हार्ड है। ये वाली प्रैक्टिस करोगे तो कुछ रिजल्ट दिखेगा। बस चीज़ें बोर्ड पे लिखी रह जाएं, हमने सुना ली 10-15 मिनट उसमें वेस्ट कर ली, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। डेली किसी को कहना ना पड़े, तुम लिखने चाहिए पढ़ते हुए घरवालों को, आँख नीच कर लगे पड़े हैं, जब समय मिले तब पढ़ रहे हैं, सबसे बोलना चलना सब छोड़े, बस इस चीज़ पे ध्यान दें। क्योंकि सच में यकीन मानो, जब तुम्हारे पहले नंबर आएंगे, सबके पेपर होंगे, तुम लोगों कब होंगे? मई में बोलेंगे तुम्हारे, और इन लोगों के होंगे जुलाई में। तो सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि रिजल्ट क्या आया, इतना पढ़ने के बावजूद भी क्या रिजल्ट निकला बालकों का। वो कहना कि सवाल जवाब मुझसे भी रहेंगे सभी लोगों के। तो पेरेंट्स के लिए, अपन लोगों के लिए, सबके लिए इन पैटर्न्स को फॉलो करें। अगले 1.5 से 2 महीने का अभ्यास तो महसूस करवाएगा कि पढ़ाई किसे कहते हैं। मतलब रेगुलरली 2 से 3 घंटे पीएम सीएम पे लगाओ, और नोट्स रिवीजन, टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल, नोट्स रिवीजन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज मात्र, इसमें कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं बताई, और मैथ में बेसिक एनसीईआरटी, उसका टुगेदर विद के चैप्टर वाइज अगर हो तो ठीक, नहीं तो मेरे पास पुराने ग्रुप में इतना डाटा पड़ा है, मैंने भेजा नहीं है, कम से कम उसमें 120 से ऊपर तो सैंपल पेपर है, भेजा नहीं है अभी तक। वो जाएंगे टुन करके एक बार में, तब पता पड़ जाएगी। खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने पहले मुद्दे पे निकल जाते हैं। जरा सभी लोग अपना पहला टाइटल ढूंढो, क्या था, हमें क्या पढ़ना है, आज अंतिम दिवस है इस चैप्टर का, ढूंढो। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ड्यू टू इनफिनाइट वायर, फॉर्मूला क्या था, E = लैम्डा अपॉन में 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, और उसके बाद में एक और थी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या चीज़ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, लैम्डा क्या चीज़ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आज हम पढ़ेंगे शेल के बारे में। हमें एक्चुअली क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम लोग कुछ बातें बता दोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल, यूजिंग कौन सा, यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ का इस्तेमाल करके हमें शेल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, कुछ डेरिवेशन करनी है, ध्यान से देखते हैं। हाँ, ये भी समझें कि उत्साह कुछ समय तक सीमित रहता है। आज जोश है, मन कर रहा है, घर जाके किताबें खोल देंगे, घर पहुंचते ही 1 घंटे सो लेते हैं, उस चीज़ को छोड़ें। उत्साह में नहीं है, कोई भी डिसीजन उत्साह में नहीं, आज एनर्जी आज 2-4 लोगों को मार सकते हैं, नहीं। डिसीजंस बनाए कि हाँ रेगुलर रहेंगे, कंटिन्यूस कैसे करके टाइम मैनेजमेंट करेंगे। जो डाउट होते हैं डाउट को डाउट मान के छोड़ दिया करो, आगे बढ़ना सीखो। ये नहीं कि एक सवाल नहीं हुआ बंद ही कर देते हैं किताबें बंद करना मत सीखो, पन्ने पलटना सीखो। खैर समझते हैं, हमें शेल में जो भी पढ़ना है, उससे पहले मैं तुमसे बात कहता हूँ, जरा मुझे याद दिलाओ, मैंने कल तुम्हें बताया था इसमें 3 मेन डिवीजन है, कौन से हैं। इसको मैंने 3 मेन पार्ट में डिवाइड किया था शेल को। कहाँ का डेरिवेशन करेंगे, इंटीरियर, सरफेस और आउटर, 3 जगहों पे डेरिवेशन करनी है मुझे। शेल किसे कहते हैं वो सबको याद है। शेल यानी कि एक गोला जो अंदर से कैसा होता है, खाली, मतलब अंडे की बॉल, जबकि स्फीयर कैसा है, मतलब ठोस बॉल। ठीक है, हमें 3 जगह डेरिवेशन करनी है, मैं उन तीनों जगहों को लिख रहा हूं तुम्हारे सामने। सबसे पहले तो हम लोगों को पढ़ना है किसके अंदर, इंटीरियर ऑफ द शेल। इंटीरियर ऑफ शेल, तुम्हें ये पता निकालने क्या जा रहे हैं, निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कल भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पूरे चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है। कोई बात नहीं, अभी आज जब इसका खात्मा होगा ना तब देखना। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, सरफेस ऑफ द शेल, सरफेस, एट द सरफेस ऑफ शेल, किसी कवच के सतह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है। और तीसरा एक्सटीरियर या फिर आउटर सरफेस, आउटर रीजन, आउटर ऑफ द शेल, एक्सटीरियर ऑफ द शेल, जब शेल के बाहर होंगे तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तुम्हें हर केस में किसका इस्तेमाल करना है, गॉस लॉ का। अगर सभी को ध्यान ना हो तो मैं एक करके याद करता हूँ, कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी ड्रास्टिक हैं, समझने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि अपनी इस अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ना करूँ। सुनो,
सबको ये ध्यान है ना, इंटीग्रल डी डॉट ई डॉट डी इक्वल्स टू में बोलो क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग पहले चैप्टर में हैं, तुम्हें पहला चैप्टर ऐसा आना चाहिए कि जीवन में कभी ना भूलो, इतना स्ट्रॉन्ग रिवीजन रखो, क्योंकि जब तक हम दोबारा लौटेंगे तुम अगर चीजें भूल जाती हो तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्यों भूल गए। देखो इंटीग्रल ई डॉट डी इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास में कौन सा नियम है? गॉस लॉ। ठीक है, तुम लोगों के पास में बहुत सिंपल सिस्टम। मैंने ये बोला कि हम इंटीरियर ऑफ द शेल में आ जाते हैं। ये एक शेल है, इसके सरफेस पे फैला हुआ कौन सा चार्ज है? सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है। कोई मुझसे अगर ये बोलना चाहता है कि साहब क्या चार्ज इसके अंदर नहीं आ सकता, क्या इस चार्ज को, देखो अंडे की बॉल अंदर से कैसी होती है, अगर हम उसमें किसी चीज को रख सकते हो तो कहाँ रख सकते हैं? बस सरफेस पे। अंदर तो कोई चार्ज हवा में नहीं टिका सकते, नहीं रुक सकता। अब मेरा सवाल ये कि मैं जानना चाहता हूं तुम में से कोई मुझे ये बता दे कि बताओ इसमें अंदर इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये सवाल है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने से पहले सबसे मेन काम की चीज हमने ये पढ़ा था कि गॉस लॉ कब अप्लाई होता है? जब सरफेस कैसा हो? क्लोज। मैं जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की चर्चा कर रहा हूं पहले उसको क्लोज करो, और उसको क्लोज करने के लिए हम लोग कुछ चूज कर सकते हैं। ध्यान से देखना, मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। ये बैठ कैसे गया? इसे इरेजर हो गई। देखो भाई, मैंने इस सरफेस को सबसे पहले क्लोज किया। ध्यान से देखो, जिस सतह पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसके चारों गोला बनाएंगे। इस पूरी डेरिवेशन में ध्यान रखना, हम जिस सरफेस जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उसके चारों क्या बनाएंगे? एक सर्कल। क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ा था कि गॉस लॉ तभी अप्लाई होता है जब कौन सा सरफेस हो? क्लोज सरफेस होना चाहिए। गॉस लॉ तभी अप्लाई होता है, इस वजह से। तुम सभी का मेन काम ध्यान से देखना। मैं जानता हूं कि इंटीग्रल डी ए इज इक्वल टू में क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सवाल का जवाब दें। ई मल्टीप्लाई में ये इसकी रेडियस है आर, अंदर वाले की रेडियस आर है। सवाल का जवाब दें, इस गोले के अंदर कितना चार्ज है? अंदर कितना चार्ज है? इनसाइड बोलो। इस गोले का एरिया बता दो। चलो, ये एक स्फीयर है, इसका एरिया बोलो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलो इस गोले के अंदर कितना चार्ज है वो बताओ। जो मैंने लाल वाला गोला बनाया है उसके अंदर कितना चार्ज है? उसके अंदर कितना चार्ज है? अंदर बोलो, अंदर। ये जो गोला बनाया है इसके अंदर कितना चार्ज है? 0। इसके अंदर कुछ नहीं है, मैं देखना ही ना। इसके बाहर है पॉजिटिव चार्ज, इसके अंदर तो कोई भी चार्ज नहीं, खाली अंदर से। तो ये तो चार्ज है 0 और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें बात समझ में आती है कि E मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, 0 के नीचे कुछ भी हो आंसर, और डिवाइड में लेंगे तो भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आई? सवाल ये कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? क्यों? क्योंकि अंदर चार्ज ही नहीं है, खाली पड़ा है वो, इस वजह से। तो पहली डेरिवेशन तो ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग लगेगा, मतलब जैसे कल वाली पहली डेरिवेशन इन्फिनाइट वायर थोड़ी सी अजीब थी, लेकिन प्लेन शीट बढ़िया समझ में आती है। ठीक वैसे करके इसमें भी थोड़ा समय लगेगा। मतलब बिल्कुल मैं तुमसे ऐसा नहीं कह सकता कि यार मैंने एक बार में समझा दिया तुम समझ गए होगे, बिल्कुल नहीं, कोई चांस नहीं है। मैं तुमसे वापस कहता हूँ, किसी भी शेल के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? क्योंकि उसके अंदर चार्ज ही नहीं है। और गॉस लॉ अप्लाई कब होता है? जब अंदर चार्ज होना चाहिए। यहाँ पे अंदर चार्ज बचा ही नहीं, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है। तो पहले इस चीज को लिखें, मैं जब दोबारा उतरूंगा तब देखना चीजें थोड़ी आसान महसूस हो सकती है, कोई बात नहीं।
हम जिस भी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसके चारों ओर गोला बनाएंगे, जिस पॉइंट पर निकालेंगे उसके चारों गोला बनाएंगे, ये ध्यान रखना। जिस पॉइंट पर निकालेंगे उसके चारों गोला बनेगा। ये पहली बात है ना, थोड़ा सा अजीब साउंड करेगा, हमेशा करता है। जब हमारी आदत हो जाएगी जो देखने की, हम कंफर्टेबल होना भी शुरू होंगे हौले हौले करके। चिंताएं नहीं, तुम्हें ये बात समझाना बहुत आवश्यक है कि तुम इकलौते नहीं हो जिनको कठिन लगता है, सबको लगता है और सबको फिर आसान महसूस होने भी लगता है बाद में। ये जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ये पूरा इसके ऊपर जो फैला हुआ है, इसको तो मान लो कि ये Q है, पूरी वैल्यू जिससे फैली है वो Q है। दूसरा तुम्हें कहाँ पे फाइंड करना है, और तीसरा पहले आउटर पे जाते हैं। अगर तुम्हारा ये रुका हुआ है तो कोई बात नहीं, चलो लिख लो। पहले मैं आउटर करूंगा, बाहर कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, बाहर और देखना, तब चीजें कंफर्टेबल हो जाएंगी। दो तीन, ये हट नहीं रहा। हाँ भाई, देखो भाई, अपने पास में इसका तीसरी डेरिवेशन है, तीसरी वाली, वो है एक्सटीरियर ऑफ ए शेल। अगर हम किसी शेल के बाहर से जानना चाहें कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो कैसे निकालेंगे। मैं तुम्हारे सामने वापस से एक शेल बनाता हूँ। ये अपने पास में एक शेल है, ठीक, तो नीचे आना चाहिए। ये एक शेल है और इस शेल के ऊपर वापस से पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इस शेल की रेडियस अपने आप से मान सकते हो कितनी है, कैपिटल आर, इसकी रेडियस आर मान ली, ठीक। हम कौन से पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, अंदर की बाहर, बाहर, तो अपने मन से बाहर एक पॉइंट मान लो कि मैं जानना चाहता हूँ कि इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब ये वाला पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, x1, ठीक है, चलता है। ये वाला पॉइंट सेंटर से x डिस्टेंस पर है। तुम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, उस पॉइंट के तुम्हें चारों क्या बनाना है, सर्कल बनाओ। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो उसके चारों ओर एक सर्कल ड्रॉ करो, उसके चारों गोला बन जाएगा। वापस से गॉस लॉ का इस्तेमाल करते हैं और ध्यान से देखना। E डॉट dA इज इक्वल टू में Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। एक एक करके सवाल का जवाब बहुत समझदारी से। E मल्टीप्लाई, जिस गोले को तुमने बनाया है उस गोले का एरिया बोलोगे 4 पाई, इसमें आर का तो कोई काम नहीं है, 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में, इस गोले के अंदर चार्ज है कि नहीं है, कितना, Q। भाई ये वाला पूरा चार्ज मिला के कितना है, तो Q चार्ज है, और अपॉन में क्या चल रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, चार्ज अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। और तुम ध्यान से जानते हो कि शायद तुम्हें पता होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कि k, यानी फॉर्मूला क्या बन गया, k क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, खत्म। मतलब अगर हम यहाँ से, जैसे कि मुझे कुछ याद आता है, मैं तुमसे बोला था किसी टाइम पे, अगर ये Q है और यहाँ से x डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो क्या बनेगा, k क्यू अपॉन में आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ठीक वैसा ही है, अगर हम किसी स्पेस से बाहर जा रहे हैं x डिस्टेंस तो क्या बन जाएगा, k क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। देखो ये बिल्कुल मैच करता है, मतलब सिंगल चार्ज और शेल का बाहर वाला वैल्यू सेम है। सिंगल चार्ज में फॉर्मूला क्या बनता है, k क्यू अपॉन में
एक्स स्क्वायर। तो शेल के बाहर भी जाएंगे तो भी फॉर्मूला क्या बनेगा, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। मैं तुमसे कुछ और समझना चाह रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि देखो तुमने डीए की जगह पे क्या लगाया, एरिया किसका, उस गोले का जो हम बनाते हैं, पहली चीज। और तुमने क्यू इनसाइड की जगह पे क्या लगाया, चार्ज। उस गोले के अंदर कितना चार्ज है, जरा ध्यान से देखो। जब हम पिछली डेरिवेशन कर रहे थे पॉइंट कहां पे था, अंदर, और जब गोला बनाया तो उस गोले के अंदर कितना चार्ज था, 0। इस बार 0 नहीं है, तो इसे भी ध्यान से लिखें। आउटर ऑफ द शेल कैसे किया जाता है, आउटर से कुछ कठिन नहीं है, बस तुम्हारे लिए थोड़ा नया नया है, इसीलिए मैं बांधूंगा तो शायद अच्छा लगेगा। ठीक, सिंपल, उस 4 लाइनों का खेल। लेकिन के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर तो ठीक वैसा साउंड देता है जैसे हम लोगों को पिछली साउंड याद है, पिछली वाली चार्ज, सिंगल चार्ज से फॉर्मूला के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर होता है, वैसा कुछ। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उस पॉइंट पे क्या बनाएंगे, गोला। बस उस गोले के अंदर कितना चार्ज है वो देखेंगे और कुछ नहीं, ज्यादा झंझट मत पालो। अगली डेरिवेशन अगर मैं अलग करूं तो कहना। हमने 2 करी, इंटीरियर एक्सटीरियर, अब ये वो करनी है सरफेस पे। और निकाल क्या रहे हैं इस वक्त, इलेक्ट्रिक फील्ड। पूरे चैप्टर में ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, तुम्हें ये बात दोबारा समझाई जाएगी वापस से। मैं और ये जो चीजें मैं तुम्हारे सामने ऐसे कर रहा हूँ, जब तुम रिवीजन करने बैठो तो खुद को वैसे ही पढ़ाना, खुद से सेल्फ टॉक करते हुए। जैसे बहुत से लोग ओवर थिंकिंग करते हुए करते हैं खुद से बातें, तो खुद से वार्तालाप करते हो अपने मन ही मन में कि ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। खुद को पढ़ाओ, सेल्फ, उसी को स्टडी कहते हैं। ठीक, मैं दूसरा टाइटल डालने जा रहा हूँ, एट द सरफेस ऑफ शेल। हम शेल के सरफेस पे खड़े होकर चेक करेंगे कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। मैं इसे ठीक है, दूसरा टाइटल, दूसरा वाला, एट द सरफेस ऑफ द शेल। सरफेस ऑफ शेल, किसी सेल की सतह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो समझना है। इसके ऊपर हम लोगों ने जानबूझ के कुछ पॉजिटिव चार्ज मानना है, मैंने वो तुम्हारे सामने पॉजिटिव चार्ज रख दिया। इस पे चार्ज फैला हुआ है, फैलने का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मिट्टी ली और बिखेर दी, कुछ नहीं। हमने इस शेल को अपने हाथों में रख के रब किया, हमने ऐसे करके गरम गरम कर दिया, हो गया चार्ज। हो बात समझे। इस बार तुम्हारा पॉइंट कौन सा है, कहाँ है वो पॉइंट बताओ। हम इसकी सतह पर खड़े हैं, ये है बात। और सेंटर से वाला कितनी दूर है, पहले तुमने मुझे x बोला था, मैंने मान लिया। उससे पहले वाला तुमने स्मॉल r बोल दिया, मैंने मान लिया। अब तुम जब सरफेस पे खड़े हो तो डिस्टेंस क्या मानोगे, यानी कि रेडियस। कैपिटल R रेडियस को दिखाती है। तुम जिस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो उसके ऊपर क्या बनाओगे, सर्कल। हमने इसके ऊपर एक सर्कल बना दिया। हम जिस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं उस पर मैं सर्कल बना दिया। वापस से गॉस लॉ का सेम वही यूज करते हैं, ध्यान से देखना। अपने पास में आता है E डॉट dA बराबर कि Q इनसाइड अपॉन में Q इनसाइड अपॉन में F साइड नॉट। सबको याद है कहाँ से आता है, वापस से रिपीट करते हैं। फाइव इक्वल्स टू में EA cos थीटा, और फाइव इक्वल्स टू में वापस से E डॉट dA भी होता है, और फाइव इक्वल्स टू गॉस ने दिया था Q इनसाइड अपॉन में F साइड नॉट। अगर दोनों ही फाइव के फॉर्म में है तो इनको इक्वल डाल सकते हैं। E डॉट dA इज इक्वल्स टू में Q इनसाइड अपॉन में F साइड नॉट। ये यहाँ से पैदा हुआ, फिर कोई बात नहीं, यहीं पे आ जाए लौट के। E मल्टीप्लाई में जो तुमने गोला बनाया उस गोले का एरिया बोलो 4 पाई आर स्क्वायर। इस बार x नहीं, इस बार स्मॉल r भी नहीं, इस बार एरिया बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब वापस से इस गोले पर कितना चार्ज है अंदर है, इस पे मानते हैं। मतलब तुम ऐसा मत करो कि ये लाइन यहाँ है तो ये तो उसके बाहर है तो ये अंदर तो कुछ नहीं हुआ, नहीं। हम सरफेस पर भी हैं तो भी उसको चार्ज को माना जाएगा। अंदर है तो नहीं मानेंगे, बाहर है तो मानेंगे, और सरफेस पर है तो भी चार्ज मानेंगे। बता उस पर कितना चार्ज है टोटल, Q और अपॉन में। तो इस बार फॉर्मूला क्या बनेगा, Q अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में एप्सिलॉन नॉट। तुम चाहो तो इस फॉर्मूले को ठीक वैसे लिख सकते हो, तुम लिखना आता है। KQ अपॉन में KQ अपॉन में
आर स्क्वायर, एक मिनट, आर स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो तो बात समझ में आती है कि अगर हम रेडियस पर खड़े हैं तो भी फॉर्मूला के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर है, और बाहर खड़े हैं तो भी फॉर्मूला के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर। जितना बाहर खड़े हैं उतने का स्क्वायर, लेकिन अंदर खड़े होंगे तो जीरो। अगर अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अगर बाहर एक्स दूरी पे है तो नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, और अगर सरफेस पे खड़े हैं तो आंसर आर स्क्वायर लगेगा, सेम टू सेम। लेकिन इस कहानी को थोड़ा सा और बदलने की कोशिश कर लेता हूं मैं, उस संभावना को मिटाता हूं जो हमारी गलत हो सकती है। क्यू अपॉन में ये 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, एरिया, और नीचे क्या चल रहा है, ये तुम्हारा बिल्कुल सही है, पर हम लोग एक सेकंड फॉर्मूला और लिख रहे हैं, उसका रीजन है कुछ। उन लोगों को बताया है ना, चार्ज अपॉन में एरिया, चार्ज अपॉन में लेंथ लैम्डा, चार्ज अपॉन में एरिया सिग्मा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम रो। तो चार्ज अपॉन में एरिया को हम लोग कह सकते हैं सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो कल को अगर कोई तुम्हारे सामने फॉर्मूला ऐसे कहता है कि किसी भी शेल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है, वो इसकी जगह अगर ये बोल दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट तो भी ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले ध्यान रखने, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर भी उतना ही सही है जितना सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, इसे भी ध्यान से लिखें। उसके बाद फिर देखना, तीनों की डेरिवेशन करने के तरीके अच्छे थे। अगर अब मैं तुम्हें बोल दूं कि मैं तुम्हें दोबारा से इंटीरियर वाली डेरिवेशन करवाता हूं तो तुम समझ जाओगे उसका आंसर जीरो क्यों है। तो जिस पॉइंट पे हमने गोला बनाया उसके अंदर चार्ज ही नहीं है। हाँ, तो यही वो चीज को हम लोग कहते हैं पेशेंस। हमें पहली बात समझ में ही नहीं आई, जब दूसरी निकली तो थोड़ा सा बात अच्छी लगी, तीसरी में और अच्छी लगी, तब पहली समझ में आई। वो रिपीटेड लर्निंग कहना के बेनिफिट देती है, वो समझा कर दो बस। जहां तुमसे कह दिया जाए पेशेंस मतलब पेशेंस। लोगों को सवाल भेज जाए करें, उनमें कोशिश क्या करें कि वो खत्म हो, लिख के प्रैक्टिस करें, फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे के सारे, एक लाइन में याद होने चाहिए सब। चलो देखना, तो अपने आप बना सकते हो, सबको ये तो याद होगा है ना। इसे मैं यहाँ से गायब कर देता हूँ। सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और के अपॉन माइनस स्क्वायर दोनों सेम है। ये तुम्हारा आउटर का हुआ, तुम्हारा करना खाली है, और ये तुम्हारा कुछ काम का लिखा हुआ था, ठीक है, ध्यान से सुनना वापस से। मेरे पास में तीन कंडीशन थी, कौन सी, एक तो इंटीरियर ऑफ शेल, दूसरी कौन सी थी, एक्सटीरियर, अच्छा सरफेस पे लगा लेते हैं ना, तो मिटेगा कैसे, ठीक है। अगली कौन सी थी, एट द सरफेस ऑफ शेल, सरफेस ऑफ शेल। उसके बाद अगला कौन सा था, एक्सटीरियर ऑफ शेल। तुम्हें एक बात साफ समझ में आती होगी कि अगर हम किसी भी सरफेस के, किसी भी शेल के जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि भाई बताइए जरा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी किसी पॉइंट पे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी शेल के अंदर, जीरो। उसका रीजन साफ हमें पता होना चाहिए कि जिस दिन हम लगाते हैं E डॉट TA इज इक्वल टू में Q इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो जैसे ही हमने गोला बनाया उस गोले के अंदर देखा कि कोई चार्ज ही नहीं है, इसे हम लोग क्या बना देंगे, E मल्टीप्लाई में 4 पाई r स्क्वायर करेंगे, लेकिन ये कितना हो गया, 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। पहली चीज तो ये। अगर हम किसी भी सरफेस के बाउंड्री पर, मतलब यहाँ पे ही पता लगाना चाहते हैं कितना होगा, तो ये R है रेडियस, इस बात से बनाएंगे तो E मल्टीप्लाई में एरिया की जगह पे 4 पाई r स्क्वायर, और इसके ऊपर कितना चार्ज फैला हुआ है, Q अपॉन में
एप्सिलॉन नॉट, वो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो निकलेगा q अपॉन में 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। इसको ध्यान से देखो, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q अपॉन में r स्क्वायर। और किसी के मन में ये आएगा कि नहीं ये तो चार्ज अपॉन में एरिया लिखा है, तो वो उसको सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट भी कह सकता है। अच्छा, अगली काम की बात, अगर हम किसी भी सरफेस के ऊपर चलते हैं और उसमें हमसे बोला गया कि भाई हम इस बार ना सरफेस के अंदर खड़े हैं ना सरफेस के ऊपर खड़े हैं, हम तो सरफेस से x डिस्टेंस दूरी पे खड़े हैं, तो जब बनाएंगे तो e मल्टीप्लाई में एरिया की जगह पे इस बार 4 पाई x स्क्वायर होगा, क्योंकि गोला भी ये वाला बनेगा इस वजह से, और इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला क्या बन के आएगा, q अपॉन में 4 पाई x स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और इक्वल टू में k q अपॉन में x स्क्वायर। काम की चीज है कि हाँ तीनों डेरिवेशन को समझें तो अंदर जीरो सरफेस पे ठीक है, और इसके बाद में काम की बातें समझ में आती है। एक बात बताओ, ये डिस्टेंस जितनी ज्यादा बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा कम होगी। हम जितना दूर होते चले जाएंगे किसी चुंबक का प्रभाव हमारे ऊपर कम होता चला जाएगा। अच्छा, अंदर आंसर कैसा है, अंदर तो है ही जीरो। खैर कुल मिला के हम लोग जिस जगह पे अब जा रहे हैं उसे ध्यान से देखें। जहां पर भी हो वहां पे एक चीज दोबारा से लिखो, चैप्टर नंबर 1 अगले पन्ने पे लिखो, उसी पे लिखो जगह हो तो, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। हाँ भाई, द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन। बनता है कि कभी नहीं, तो कौन से देखा है। देखो भाई, तुम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, ये रिवीजन तुम्हें ऐसे करना चाहिए। देखिए एक एक करके बारीक से बारीक बातों को समझो। मैं कांस्टेंट बोल सकता हूँ लगातार 1 घंटे तक, कांस्टेंट। देखना, सबसे पहले से हम लोगों ने इसके अंदर क्या पढ़ा, चार्ज। अपने पास में बेसिकली कितने टाइप के चार्ज होते हैं, तो एक तो पॉजिटिव, दूसरा कौन सा, पॉजिटिव को दुनिया क्या बोलती है, प्रोटॉन, और नेगेटिव क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव पे कितना चार्ज पाया जाता है, 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम क्या चीज है, चार्ज की यूनिट। और इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, माइनस के 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। फिर तुम लोगों ने इसके छोटी सी बात सीखी थी, उसका नाम था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या था कि चार्ज हमेशा होल नंबर में पाया जाएगा, इंटीजर में पाया जाएगा, उसके डेसिमल नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में नहीं टूट सकता। मतलब कोई तुमसे बोले कि तुम्हारे पास में 3.5 इलेक्ट्रॉन है, वो गलत कह रहा है। चार्ज की सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, 1.6 10 से माइनस के 19। इसकी छोटी नहीं हो सकती। मेरी एक चींटी में अगर 2 ग्राम वजन है तो 5 ग्राम वजन बना ही नहीं सकता। मैं 2 चींटी लूंगा 4 हो जाएगा, 3 लूंगा तो 6, 5 पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों ने सारी बातें पढ़ी थी उन्हें सबसे अच्छे से ध्यान होगी, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने जो बहुत बढ़िया चीज निकाली होती है इसके अंदर चार्ज एंड मास, उन दोनों में कुछ डिफरेंस वगैरह देखे थे, पर ये वो बेसिक पोर्शन है जो सभी लोग थोड़ा बहुत याद करके भी समझ सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने जब इसके अंदर सेकंड दूसरी वाली खतरनाक सी चर्चा चलाई, तो वो अपने पास में कौन सी थी, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अंदर हम लोगों ने सबसे पहली बात ये सीखी कि निकालते क्या उसमें, फोर्स। और फोर्स किस बात के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ q1 q2, और फोर्स इनवर्सली होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों को मिलाएंगे तो k q1 q2 अपॉन में r स्क्वायर। सबको एक बात समझ में ये भी आ गई होगी कि k की वैल्यू होती है 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यानी 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वहीं पे तुम्हें दोबारा बोला जाता है तो 8.85 10 की पावर माइनस के 12 उल्टा कूलम स्क्वायर प्लस अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। खैर इसी बात को तुम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो तो ये वाली कौन सी फॉर्म थी इसकी, स्केलर फॉर्म। और हमने जब इसकी वेक्टर फॉर्म करी है तो तुम्हें वेक्टर फॉर्म में एक बात याद आई होगी, किसी भी फोर्स को वेक्टर बनाने के लिए उसमें किसका मल्टीप्लाई करना होता है, डायरेक्शन का। फोर्स को वेक्टर बनाने के लिए डायरेक्शन का मल्टीप्लाई किया जाता है, और डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करने पर तो मैं शायद कुछ याद दिला देता हूँ, शायद कुछ ध्यान आ जाए, मे भी। ध्यान से समझना, डायरेक्शन को निकालने का तरीका क्या था, r2 - r1 वेक्टर अपॉन में मॉड
R2 माइनस, ये तुम्हें रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको एकदम से इमीडिएटली अभी बोलूँ तो मैं अभी के अभी समझ में नॉट पॉसिबल। ऑब्वियसली रहना कहीं खतरनाक काम है। फिर हम लोग इस पूरी कहानी के दूसरे मुद्दे पे गए थे, ध्यान से देखें। इस पूरी कहानी का जो अगला पड़ाव था वो था अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। तीसरी कहानी थी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में बेसिकली हम लोगों ने कुछ ऐसा जाना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन में चार्ज। इस चार्ज को हम लोग क्या नाम देते हैं, टेस्ट चार्ज। हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और वो कभी भी अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट नहीं करेगा। ठीक, उसके बाद में तुम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत सी कहानियां जमाई हैं। सबसे पहले तुमने पढ़ा अगर कोई भी सिंगल चार्ज है उसके द्वारा r डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो आंसर क्या था, क्योंकि अपॉन में r स्क्वायर। फिर तुम लोग इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए एंट्री करवाते हो किसकी, डाइपोल की। डाइपोल सबको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l। और डाइपोल मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला q मल्टीप्लाई में 2l। इसकी अगर यूनिट पूछी जाए तो कितनी, गुलाम लेंथ की मीटर। और इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हम लोगों को याद है, लेकिन हम डाइपोल इसलिए नहीं पढ़ रहे थे। हमें डाइपोल पढ़ने का रीजन पता है कि हमने डाइपोल में भी 2 डेरिवेशन करनी है, एक्चुअली 3 करनी है। डाइपोल में 3 जो डेरिवेशन है वो तीनों डेरिवेशन किस चीज को निकालने के लिए की गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। सबसे पहले कौन सी, एक्सियल पोजीशन पे, मतलब 1 मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, एक एक्सियल पे, दूसरी इक्वेटोरियल पे, और तीसरी जनरल पॉइंट पे। अगर सबको ध्यान है तो एक्सियल पोजीशन शायद ये वाली होती है। एक्सियल में अगर अपने पास में प्लस का क्यू चार्ज है, ये वाला माइनस के क्यू चार्ज है, तो यहाँ से सेम इसी डिस्टेंस पर एक्सियल कहते हैं। मैंने इसमें कौन सी बातें छिड़ी ही नहीं, परमिटिविटी, फोर्स A अपॉन में 2, 3/5 लिखा है तो कौन ज्यादा कौन कम, वो सारी बातें तो करी ही नहीं है। हालांकि तुम्हें बोला ये गया था कि परमिटिविटी यानी कि पार्टिकल्स, जहाँ पे पार्टिकल ज्यादा होंगे वहाँ पे फोर्स कम होगी, ऐसा कुछ बोला गया था, पर उसको डिस्कशन ना करने का रीजन है। क्या तुम मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल का फॉर्मूला सुना सकते हो, 2kp अपॉन में x क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। और इक्विटोरियल का फॉर्मूला क्या है, ओनली kp अपॉन में x क्यूब। और जनरल का फॉर्मूला था kp अपॉन में x क्यूब अंडर रूट d cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और जब तुम इस वैल्यू को इन एंगलों पे डालते हो तो भी सही आंसर मिल जाता है अपने आप ही। क्या हमें डेरिवेशन आती है या फिर नहीं, मैंने तो बस ये लिख दिया कि हमने क्या पढ़ा है, लेकिन अगर तुम लोग ध्यान से याद करो तो तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि ये छोटी मोटी चीजें नहीं थी। हमें कहना भी पता है कि ये और ये तीनों की तीनों डेरिवेशन अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हमें ये आना चाहिए। खैर, इसके बाद में मैंने जो तुम्हें अगला दिखाया उस अगली चीज का नाम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, टॉर्क। तो हम लोग चौथे पॉइंट पे गए थे, वो था टॉर्क ऑन ए डाइपोल। टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड से याद आया कि शायद हमने वो भी लिखी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कहाँ से कहाँ निकलती हैं, कभी नहीं टकराती हैं, कुछ ऐसा इंटरसेक्शन नहीं करेंगी, और पॉजिटिव से निकलती हैं, नेगेटिव में समा जाएंगी, जहाँ पे ज़्यादा होंगी वहाँ पावर भी ज़्यादा होगी। मतलब बहुत सारी थ्योरी है। ये तो बस वो मेन थीम है चैप्टर की जो हम लोगों को 100% आनी चाहिए। रिवीजन ऐसे किया जाता है, बेसिकली वो सब पता हो जो हम लोगों ने चैप्टर के अंदर पढ़ा है। अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क हम लोगों ने सीखा था कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी डाइपोल को रख दिया जाए तो डाइपोल को रखने से क्या होगा, वो डाइपोल उसमें क्या स्टार्ट कर देगा, रोटेशन स्टार्ट करेगा। उस रोटेशन में रीजन है उसका, ये किस तरफ जा रही है, नेगेटिव। ये कहाँ से आ रही है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला चार्ज अपनी ओर नेगेटिव को खींचेगा और नेगेटिव वाला चार्ज अपनी ओर, इससे एक फोर्स पैदा होती है, उसको हम लोग कपल फोर्स भी कहते हैं और टॉर्क भी कहते हैं। और टॉर्क को निकालने का तरीका क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सबको ये तो याद होगा कि फोर्स का फॉर्मूला QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी 2l sin थीटा। उस जगह मैंने तुमसे बोला था कि Q मल्टीप्लाई में 2l को P कह सकते हो, तो P मल्टीप्लाई में E इंटू में sin थीटा। और अगर तुम्हारा दिमाग और अच्छा चल गया तो तुम ये भी समझ जाओगे कि P sin थीटा को P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर लिख सकते हैं। लेकिन इस कहानी में भी 3 मेन पॉइंट आए थे, उन्हें जरा ध्यान से याद करो। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम कितने एंगल पे लगेगा, 90 पे, और स्टेबल कहाँ पे है, 0। अनस्टेबल कहाँ पे है, 180। तो मुझे बस ध्यान से देख के पता लगाना। एक सेकंड में
तो सामने तीन कंडीशन रखी जाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम टॉर्क नहीं रखा जाता, तो रखी जाती है। ठीक, इसके अंदर अपने पास में ये पॉजिटिव का क्यू चार्ज है, ये नेगेटिव का क्यू चार्ज है, ये वाला नेगेटिव का क्यू चार्ज है, पॉजिटिव का क्यू चार्ज है। बस ये बताओ इनमें से स्टेबल कौन सा है, अनस्टेबल कौन सा है। पहली बात, इन दोनों कंडीशन में डाइपोल घूमेगा नहीं, डाइपोल नहीं घूमता, इन दोनों कंडीशन में नहीं घूमता। बस इतना बता दो मैं 180 का एंगल ए में बन रहा है कि बी में बन रहा है, ये पता लगाओ। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, बस उसको ड्रॉ करना सीखो, तब नहीं निकलेगा तब तक कोई फायदा नहीं है। नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं, इस तरफ। कितने का एंगल है, 180। तो कैसा इक्विलिब्रियम ये वाला, अनस्टेबल, ये ध्यान हो हमें। और यहाँ बनाते हैं, कहाँ से कहाँ जाना, नेगेटिव टू, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस तरफ है, तो कितने का एंगल है। और ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तुम्हें क्या लगता है बहुत छोटा सवाल है, नहीं, मतलब सारा का सारा डायग्राम यही है, 1 माइनस 1 प्लस के बदलने से आंसर ही पलट गया। जो आंसर 0 होना चाहिए था वो 180 दिखाई देता, हमें बेसिकली पता हो। लेकिन एक बात सबसे बढ़िया ये भी थी कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोगों ने किसी भी चार्ज को रखा हो 90 के एंगल पे, तो घूमेगा। और कैसे घूमेगा, अपनी मैक्सिमम स्पीड पे घूमेगा, जितना तेज वो घूम सकता है। 90 के एंगल पे मैक्सिमम टॉर्क है, और कहाँ पे टॉर्क 0 है, कहाँ नहीं घूमेगा, 0 के एंगल पे और 180 के एंगल पे। ठीक है, ये अपन लोगों का 14 पॉइंट था कहीं ना कहीं इस पूरे चैप्टर का। उसके बाद में हम लोग एक बहुत छोटे से पड़ाव की ओर गए थे। उस छोटे से पड़ाव का नाम है, दैट इज 5th वन, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैं तो बेसिकली इतना बोलना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब था। किसी भी सरफेस एरिया में से कितनी परपेंडिकुलर लाइंस जाती हैं, किसी भी सतह में से कितनी चीजें आर पार निकल जाती हैं, उसको फ्लक्स कहते हैं। अगर वो आर पार निकलने वाली चीजें फिश होंगी उसे फिश फ्लक्स बोलेंगे, अगर बुलेट होंगी तो उसे बुलेट फ्लक्स बोलेंगे, और अगर वो रेखाएं होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। उसीलिए फॉर्मूला क्या बना था हम लोगों का, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए cos थीटा। मैंने जिसको तुम्हारे सामने मॉडिफाई किया था ई डॉट डी ए के नाम से। लेकिन तुमसे पूछता हूँ इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट ध्यान से सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूटन, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की मीटर स्क्वायर। ठीक है, सबको ये भी पता होना चाहिए कैसी क्वांटिटी, स्केलर की वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि इसका सीधा सीधा मेन काम क्या है, कितनी लाइनें पार जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं हमें कोई मतलब नहीं, लाइनें कितनी पार निकली। 5वां बहुत छोटा पॉइंट है, लेकिन अगले जो पड़ाव इसके अंदर पैदा हुए थे, मतलब 6वें पॉइंट से लेके आगे तक के खतरनाक गए थे। सबसे पहला आदमी गॉस लॉ। गॉस ने भी हमें क्या बताया, फ्लक्स निकालने का तरीका। और गॉस ने क्या बोला, फ्लक्स निकालने का तरीका होता है किसी भी बॉडी के अंदर, क्लोज्ड बॉडी के अंदर टोटल कितना चार्ज है और अपॉन में। ये बात मुझे जीवन में कभी याद नहीं हुई थी जब तक मैंने ये वाला सवाल ट्राई नहीं किया था। साहब ये माइनस के 3 क्यू है, ये वाला प्लस के 4 क्यू है, ये वाला 6 क्यू है पॉजिटिव का, और ये माइनस के 2 क्यू है। तो कोई मुझसे पूछता फ्लक्स निकालो, तो कैसे निकालेंगे, टोटल चार्ज कितना है अंदर वो देखना है। तो 6 और 4 10 में से 5 गए, तो 5 कूलम 5 क्यू और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। बॉस ने मैं ये बोला कि अगर किसी भी जगह तुम लोग फ्लक्स निकालना चाहते हो तो उस बॉडी के अंदर टोटल चार्ज, अंदर टोटल चार्ज और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। उसी जगह मुझे ये भी समझ में आता है कि मैंने फ्लक्स के एक फॉर्मूले को देखा भी ई डी ए, और एक फॉर्मूला और देखा फ्लक्स इज इक्वल टू में क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मैं इतनी स्पीड पहले दिन तो पकड़ने की संभावना रखता ही नहीं हूँ। मैं कैसे कर सकता था कि आज एक दिन में चैप्टर खत्म कर देंगे, कोई चांस ही नहीं है। और अभी भी कहीं ना कहीं अगर बहुतों से रिवीजन करवाने की डेरिवेशन करवा ली जाए तो कहीं ना कहीं हाथ अटकेंगे, उन हाथों को साफ करो। फिर हम लोग 7वें पॉइंट पे आए थे। 7वां पॉइंट जो हम लोगों ने कल से स्टार्ट किया था लगभग शायद, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। लेकिन मैंने इसमें भी 2 बातें नहीं लिखी पहले की तरह, डेरिवेशन ऑफ गॉस लॉ फ्रॉम ऐसा कुछ, और कूलम्स लॉ से गॉस लॉ। गॉस लॉ की एप्लीकेशन में 3 मेन एप्लीकेशन थे, 2 कल वाले एक अभी वाला। 2 कल वालों में एक तो कौन सा, अगर कोई इन्फिनाइट वायर है उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो सवाल ये कि बताओ उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इसके लिए सरफेस कैसा सोचा गया है, सिलेंडर। अगर तुम सरफेस भी याद है तो तुम मुझे कुछ काम की बात में और समझा सकते हो। अपने पास में सिलेंडर का सरफेस है, इस पे एरिया वेक्टर कैसे बनता है, परपेंडिकुलर तीनों दिशाओं में। तो ऊपर के परपेंडिकुलर, ऊपर परपेंडिकुलर, नीचे परपेंडिकुलर, और इस जगह परपेंडिकुलर। एक काम की बात और,
पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी जाती है हमेशा दूर की ओर। तो जब दूर की ओर जाएंगी तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से जो दूर की ओर जा रही हैं कि इसमें कुछ ऐसे वेक्टर है जो कितने का एंगल बना रहे हैं। ये वाला कितने का एंगल बनाता है 90 का, ये वाला भी 90 का, ये वाला कितने का। मैंने तुमसे यही इस्तेमाल कर रहा है कि भाई इधर आ जाए, ई डी ए इज इक्वल टू में क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। जरा ध्यान से बोल, ई मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई पहला cos 90, दूसरा ई मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई में cos 0 और तीसरा ई मल्टीप्लाई में ए मल्टीप्लाई में cos 90 और इक्वल टू में क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। मैंने तुमसे उसी वक्त एक बात साफ साफ कह दी कि जरा ध्यान से देख, cos 90 और cos 90 तो 0, ई मल्टीप्लाई में ए फॉर उस सरफेस का एरिया बताओ जहां पे एंगल 0 है, ये वाले सरफेस का, बस गोलाई का 2 पाई आर एस, यानी इसकी हाइट होती है। हम उस हाइट को अगर एल बोल देंगे तो हम कुछ गलत नहीं कर देंगे, तो हम लोगों ने लिख दिया 2 पाई आर एल और इक्वल टू में क्या चल रहा है क्यू इनसाइड अपॉन में। अगर इसको डिवाइड में लगाते हैं, ध्यान रखना ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या चीज है एप्सिलॉन नॉट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं तो क्यू अपॉन में 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें याद आता होगा कि चार्ज अपॉन में लेंथ लैम्डा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये इनफिनाइट वायर को लेकर ड्राइव किया। एक और डेरिवेशन थी, बोलो बोलो, प्लेन शीट की। अगर प्लेन शीट की डेरिवेशन याद की जाए तो सबसे पहले तो इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। प्लेन शीट बनता है वो कागज का पन्ना, याद करो जो मैं तुम्हारे सामने उठाया। इसमें काम की बात, इसमें डायग्राम कैसा बनता है सिलेंडर, लेटा हुआ सिलेंडर, उसमें वर्टिकल इसमें हॉरिजॉन्टल। अगर सिलेंडर को द्वारा से बना दें तो कुछ ऐसा सिलेंडर इसके अंदर बना दिया गया। सभी का मेन काम, इसमें एरिया वेक्टर बनाओ, तो एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर, इसमें एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर और इसमें एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर। अब तुम्हारा एक काम और है कि सभी लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल के देखो। पॉजिटिव वाली से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे अवे अवे, उसमें भी इस तरफ इस तरफ इस तरफ, ठीक है। सभी को एंगल दिखते होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के बीच में एंगल कितने का है 0 का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया के बीच का एंगल कितना है 0। यहाँ पे एंगल कितने का है 90 का। हम लोग वापस से उस चीज का इस्तेमाल करते हैं, ई मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई में cos 0, ई मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई cos 90 प्लस ई मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई cos 0 और इक्वल टू में क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो मैं दिखा इस बार ये भी 0। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो cos 0 1 यानी ई ए प्लस ई ए इज इक्वल टू में क्यू इनसाइड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ई ए 2 ई ए इज इक्वल टू में क्यू इनसाइड अपॉन में। तो मैं साफ दिखना चाहिए कि ये परमिटिविटी है और ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम डिवाइड में किसको लेके जाएंगे 2a को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में q अपॉन में 2a एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें एक चीज और देखी, चार्ज अपॉन में एरिया सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है, और पिछला किसके द्वारा था इनफिनाइट वायर। और तुमने आज जो देखे वो तुम्हारे स्लाइड नंबर 1 2 3 पे लिखे हुए हैं। कौन से शेल अंदर 0, बाहर k3 अपॉन में r स्क्वायर और दूर k3 अपॉन में x स्क्वायर। ठीक वैसा जैसा हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। लेकिन एक चीज, एक ब्रिलियंट चीज, इनफिनाइट वायर का पहला फॉर्मूला लैम्डा अपॉन में 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, जबकि इसमें उसमें प्लेन शीट में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और जबकि शेल में 3 और लिखता हूँ 0 k3 अपॉन में r स्क्वायर और तीसरा k3 अपॉन में x स्क्वायर। तो मुझे समझाना एक चीज जो मैं इसके नीचे लिखूं कि हाँ मैं समझ गया। ये तब लगेगा जब डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगी, जब डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा होगी, डिस्टेंस रेडियस से। तुम्हें समझ में आता है इसका मतलब क्या है, x यानी डिस्टेंस रेडियस से कम है, तो रेडियस से कम होने का मतलब कहाँ पे अंदर है, मतलब इनसाइड लिखने का ये तरीका है। इनसाइड को देखो, x यानी डिस्टेंस किससे कम है, हम रेडियस से कम पे खड़े हैं, मतलब अपने पास में रेडियस है और रेडियस से कम है, यहाँ पे कहीं नहीं, कोई नहीं। अच्छा ध्यान से, ये वाला क्या चीज है,
हम सरफेस पे खड़े हैं और डिस्टेंस रेडियस से बाहर है, हम रेडियस से दूर खड़े हैं। ये वाला कौन सा पॉइंट है? हम आउटसाइड है। तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने हैं। इसमें एक ग्राफ देखना और कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का, ये ऐसे आ जाते हैं पूछने क्लास में वो कभी कभी। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। हाँ भाई, ये बात बताओ, ये E ऊपर है और R नीचे है। ऊपर नीचे का मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन, मतलब अगर रेडियस बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका ग्राफ कैसे बनता है? ये बढ़ेगा, ये घटेगा का डिक्रीजिंग ग्राफ, गिरता हुआ ग्राफ। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। इसमें कहीं R चमक रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस पे डिपेंड करती ही नहीं है। इसीलिए ये कैसा ग्राफ है? कांस्टेंट ग्राफ। सीधी लाइन, मतलब ना गिरेगा ना उठेगा। और ये डिस्टेंस के साथ जितना डिस्टेंस बढ़ेगी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। सभी लोग सोचे समझे, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। जैसे अपनी वो होती है झूला झूलने वाली स्लाइड, जिस पे बालक यहाँ बैठते हैं और नीचे को सरक आते हैं, ऊपर से नीचे है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। इसमें भी सोचना, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है? उल्टी है कि सीधी है? इनवर्स है, इनवर्स है, उल्टी है ना। लेकिन इससे ग्राफ उल्टा है तो ऑब्वियस इसका डिक्रीजिंग बनेगा, दैट्स इट। और इसको थोड़ा ध्यान रखना कि थोड़ा आगे से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा आगे से शुरू होगा, ये पीछे से स्टार्ट होता है। इन बातों को लिख लें, नकद कुछ किसी संभावना में अगर आ जाए तो, और कुछ नहीं। और इसके साथ ही चैप्टर तुम्हारा समाप्त होता है। सभी का मेन काम जितना पढ़ा है उसका रिवीजन, जैसा कि मैं तो सबसे पहले वही बोला था। दूसरा मेन काम क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, रिटन, डेरिवेशन, टाइपोल, जो भी मैंने तुम्हें कुछ 15 से 20 मिनट में करा दिया, ऐसा तुम्हें करने में लगभग 1 से 2 घंटे लग जाएंगे। याद करने में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ ड्राइव करने में टाइम लगेगा, कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, उनको वापस मूड मारने में उस समय दें उसके ऊपर। मैं तुम्हें इसके जितने जितने संभव होते रहेंगे कुछ छांट के सवाल भेजूंगा, उन्हें सॉल्व करें, कोशिश करो ना करने की, क्योंकि सवाल करने से तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी फॉर्मूलों को याद करने की, अपने आप याद हो जाते हैं। सवाल से सब बड़ी समझ में आता है। इसकी न्यूमेरिकल का एक दिन अलॉट किया जाएगा, जो न्यूमेरिकल्स करते ही होंगे। चीज़ और सुन लें, द फर्स्ट डिस्क्लेमर, सभी लोगों का कल चैप्टर 1, हालांकि खतरनाक चैप्टर है पर ठीक है, डरने से काम थोड़ी बनेगा। सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। खतरनाक का मतलब ये नहीं कि मतलब कठिन है, तो आने फाउंडेशन कराने पड़ेंगे। मोडालिटी, नॉर्मेलिटी सुने होंगे सब लोगों ने, पीपीएम, पीपीडी, वो सब कराने हैं। उसके बाद तुम सॉल्यूशन का मैप लिखोगे, उसके बाद चल रहे होगे। तुम लोगों ने ये वाला चैप्टर कब स्टार्ट किया है, इलेक्ट्रिसिटी वाला? 10 तारीख को, कौन सा दिन था, सोमवार था क्या? और बीच में 2 दिन की होली की छुट्टी हो गई, तो आज कौन सा दिन है? 8 दिन हुए। बेसिकली पहले 4 चैप्टरों में 8-10 दिन ही लगेंगे, और अगलों में बहुत स्पीड। हालांकि उससे तुम्हें क्या टेंशन, तुम बदल दो ना, और सिलेबस स्कूल से आगे चल रहा होगा कोरोना के बाद ये, ठीक है। बाकी का हम लोग कल करेंगे सॉल्यूशन स्टार्ट, ठीक। मैं मैथ्स की स्लाइड खोल देता हूँ। लोग लेट हुआ करें, वो घर पे पहुँच के बाद मैसेज ड्रॉप कर दिया करें कि हम पहुँच गए। ओके, सब पे निकालें, पहली एक्सरसाइज निकालो, फॉर्मूले लिखे, निकाल किताब लेंगे। प्रतीक और आधा, प्रतीक को खींच लो। क्लियर।
अरे यार चल इसे ऑफ कर, फोन ले जा, ले फोन दे दिया, ऑफ ऑन।